चलिए, हाँ, मैं कह ही रहा था कि जो क्वेश्चन का पैटर्न रहता है ना, वो यही रहता है। क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, एक परमाणु की 4 क्वांटम संख्या का मान क्रमशः है n बराबर 2, l बराबर 1, m बराबर, ये जीरो नहीं है, -1 है। क्या है? -1, जीरो नहीं है। है ना? तो m बराबर -1 है और s बराबर +1/2 है, तो परमाणु होगा। अब ऐसे जो क्वेश्चन आएंगे, इनको सोल्व कैसे करना है? पहले तो आपको जो क्वांटम संख्या दी गई है ना, उसके हिसाब से कक्षक बनाओ। क्या बनाओ? कक्षक। कक्षक बन जाएगा आपसे। कैसे बनेगा? कि इसने n का वैल्यू कितना दे रखा है? 2, तो यहां पर लिखेंगे 2, लिख दिया। अब जो दिगंश क्वांटम संख्या है, एजीमुथल क्वांटम संख्या, इसका वैल्यू कितना है? 1 है। और 1 जो वैल्यू होता है, एक जो मान होता है, वह किस उपकोष के लिए होता है? P के लिए होता है। तो यहां लिखेंगे P, लिख दिया P। अब मान दे रखा है m का मान -1, और -1 जो होता है, यह कौन से कक्षक के लिए होता है? P के x कक्षक के लिए। तो 2px हो गया ये, ठीक। और उसके बाद जो चक्रण क्वांटम संख्या है, इसका मान प्लस का 1/2 दे रखा है, तो इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है P में। अब क्या करना है? हमने यहां से ऑप्शन देख लिए, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, नाइट्रोजन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वहां तक लिखना है जहां तक ये वाला कक्षक आपके आ नहीं जाता है। तो शुरू से शुरू करना है हमने। कहां से शुरू होता है? 1s2, 2s2, 2px1, ये हो गया टोटल। हो गया। अब ये टोटल ये हो गया, तो इसमें गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, 2 और 1, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। और 5 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब है कि इसका परमाणु क्रमांक 5 है। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। और परमाणु क्रमांक 5, एटॉमिक नंबर 5 होने का मतलब 5 नंबर पे कौन आता है? बोरान आता है। कौन आता है? बोरान आता है। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या है? बोरोन है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, जो भी पैटर्न बनेगा, वो 4 क्वांटम संख्या देगा। आपने सबसे पहले उसका क्या बनाना है? कक्षक बनाना है। और कक्षक बनाने के बाद शुरू से वहां तक, जब तक ये नहीं आ जाता, तब तक आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेने हैं। और इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद जो नंबर आएगा, वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। और जो परमाणु क्रमांक पे वो तत्व है, वही आपका राइट ऑप्शन होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अरे किसी ने नहीं घबरा रहे? ये वाला ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन देखो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 3dz²1, 3dz²1, ये रहा 3dz²1, ये दे रखा है। अब इसके लिए कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? कुल मिला के इसकी 4 क्वांटम संख्याओं का मान हमने कैलकुलेट करना है। आपको मालूम है ये किसको शो करता है? n को शो करता है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या को शो करता है। b जो आया है, यह दिगंशीय क्वांटम संख्या यानी कि एजीमुथल क्वांटम संख्या को शो करता है। और इसके साथ जो ये वाला फिगर आता है, यह करता है चुंबकीय क्वांटम संख्या को। इसको चुंबकीय क्वांटम संख्या। और ये करता है चक्रण क्वांटम संख्या, यानी कि s को शो करता है। तो यहां से अगर हम देखें तो n का वैल्यू क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। और दिगंशीय क्वांटम संख्या जो l है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसका मान d के लिए कितना होता है? s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है। तो आपको l का मान कितना लेना है? यहाँ पे 2 लेना है।
उसके बाद dz वाले कक्षक के लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसका मान हमेशा 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। जितने भी, जैसे pz आ गया, dz² आ गया, जितने भी z वाले होते हैं इन सब के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान हमेशा 0 होता है। ठीक है ना? तो 0 लेना है। और s का मान आपके पास अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो प्लस का 1/2। अब ये वाला फिगर जहां मिलता है, ये वाला युग्म जहां मिलता है, तो ऑप्शन सही है, बाकी सारे गलत है। कहां मिल रहा है? n का मान 3 है, सबके लिए 3 दे रखा है, कॉमन हो गया। l का मान 1 ये p के लिए होता है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। यहाँ पर d दे रखा है। l का मान 0 किसके लिए होता है? s के लिए होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। l का मान 3 किसके लिए होता है? ये f के लिए होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकंड वाला। इसमें चेक करने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते होते हैं। आप l से भी चेक कर सकते हैं, m से भी। अब देखो सारी चीजें कॉमन दे रखी है इसमें। n का मान सब में कॉमन है, 3 दे रखा है। m का मान सब में 0 है और s का मान सब में 0 है। केवल l के मान के आधार पर इस ऑप्शन को लगाया जा सकता है। केवल l का मान यानी जो दिगंशी क्वांटम संख्या है इसमें चेंज आ रहा है, बाकी किसी में भी चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया सेकंड, जहां पर l का मान 3 है, l का मान d के लिए 2 है, m का मान 0 है z² के लिए, और s का मान प्लस का 1/2 है, जो एक इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो प्लस माइनस 1/2 हो जाता। ये उसका आंसर हो जाता। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए, जोरदार क्वेश्चन। देखो 5.6 लीटर इसमें क्या है? CO2 गैस है। क्या है? CO2 गैस है। कितनी है? 5.6 लीटर। CO2 गैस में अणुओं की संख्या ज्ञात करनी है आपने। मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन है ये, मोल अवधारणा का क्वेश्चन है ये। इसमें दे रखा है कि 5.6 लीटर CO2 गैस है, इसमें CO2 के अणुओं की संख्या कितनी होगी? आपको पता है कि जो 22.4 लीटर अगर गैस हो, 22.4 लीटर अगर गैस, उसका मतलब 1 मोल होता है। कितना होता है? 1 मोल होता है। अब 1 मोल होता है और उसका आयतन कितना होता है एनटीपी पर? 22.4 लीटर होता है, इतना होता है एनटीपी पर। ठीक है ना? और उसमें अणुओं की संख्या कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। कितनी होती है? अवोगाद्रो संख्या के बराबर। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें एक रिलेशन मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा आपको रिलेशन मिलेगा 100%। कभी आपसे कैलकुलेट नहीं करवाएगा, डायरेक्ट रिलेशन मिलेगा। 22.4 लीटर का आधा करो, कितना बचा? 11.2। कितना बचा? 11.2। और उसका आधा कर दो, कितना बचा? 5.6। कितना बचा? हमेशा इसमें रिलेशन आएगा, मतलब डायरेक्ट या तो 2 गुना करेगा या 4 गुना करेगा या 1/2 करेगा, 1/4 करेगा। ये काम करेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा वो। तो देख लेना, आप तो ऐसा करना 22.4 में क्या करना है? 5.6 जो भी आपको दिया है, जो गिवन है, और 22.4 लिख देना। कितना लिख देना? 22.4। यानी जो आयतन आपको दिया है उसको ऊपर लिख देना, और जो 1 मोल का आयतन होता है उसको कहां लिख देना? नीचे। और भाग देके देख लेना कितना आया? 1/4। कितना आया? 1/4। तो यहां पर अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? Na/4। और Na/4 का मतलब Na का वैल्यू कितना होता है? 6.02 इंटू 10⁻23। भाग किसका लगाना है? 4 का लगाना है। किसका भाग लगाना है? 4 का। जैसे ही भाग लगाओगे आपके पास आंसर आ जाएगा 1.505 इंटू 10⁻23। ये ऐसा कैसा है, मैंने आपको कॉपी में करवा रखा है। यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न में ऐसा कैसा करवा रखा है। सपोज करो ऐसा ही एक क्वेश्चन बन गया, उसमें दे दिया उसने कि एक गैस है जिसका आयतन एनटीपी पर 45.2 लीटर है। कितना है? 45.2 लीटर है। ठीक है ना? 44.8 लीटर है, ऐसा बोल दिया उसने, ये फिगर दे दिया। तो आपको फिर भी क्या करना है? आपको यही करना है। क्या करना है? 44.8 लिखना है और नीचे क्या लिखना है?
22.4। कितनी बार कटेगा? 2 बार। इसका मतलब अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? Na गुणा 2। 2 से गुणा कर दो इसको। जैसे ही 2 से गुणा करोगे 12 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो इस टाइप से क्वेश्चन करना है और इसका आंसर क्या जाएगा? 1.505 इंटू 10⁻23 अणु इसका आंसर हो जाएगा। निकाल लोगे इसे? अगला क्वेश्चन, प्लांक के अनुसार, किसके अनुसार? प्लांक के अनुसार कौन सा संबंध सही है? प्लांक के अनुसार कौन सा संबंध सही है, यह क्वेश्चन है। जैसे ही ये क्वेश्चन आता है ऑप्शन पे बाद में जाना, पहले प्लांक का इक्वेशन लिख लो। हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को सही करने के लिए आपको क्या करना है कि क्वेश्चन के ऑप्शन बाद में देखो, पहले उसके क्या लिखो? इक्वेशन लिख लो, अगर याद है तो। याद नहीं है तो फिर तो देखने पड़ेंगे, मजबूरी है। आपको पता है कि प्लांक का इक्वेशन क्या होता है? E इक्वल्स टू AC अपॉन लैम्डा होता है। ये लैम्डा है भाई, लैम्डा ही है ना, लैम्डा सही कर लेना इसको, ये लिख लो सबसे पहले। अब जैसे ही E इक्वल्स टू AC अपॉन लैम्डा लिखोगे आप, आपको पता चल जाएगा कि H ऊपर आ रहा है, C ऊपर आ रहा है, लैम्डा नीचे आ रहा है, और पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया E इक्वल्स टू AC अपॉन लैम्डा। बाकी तो सारे गलत हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा दे रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आप, अगर याद हो और पॉसिबल हो, तो सबसे पहले आप लिखेंगे उसका समीकरण। क्या लिखेंगे? समीकरण। कभी कभी क्या होता है, समीकरण में डाउट आ जाता है, तो फिर ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख के याद आ जाता है फिर एकदम से, ठीक है ना। तो जो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है और जो कहता है कि ऊर्जा क्वांटीकृत होती है, उसके लिए हर फोटोन की ऊर्जा, जो फोटोन निष्कासित होता है, ऊर्जा का जो बंडल निष्कासित होता है, तो उसकी जो ऊर्जा है वो AC अपॉन लैम्डा के बराबर होती है। आपको मालूम है कि E इक्वल्स टू E समानुपाती म्यू के होता है कि नहीं होता है? होता है। ये भी इसी का इक्वेशन है। कभी कभी 3 सही दे देता है, 1 गलत भी दे देता है वो, है ना। तो E बराबर H म्यू भी होता है, म्यू बराबर C क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। तो रख दो मान, E इक्वल्स टू क्या आ गया? AC अपॉन लैम्डा। ये टोटल इक्वेशन है उसका, प्लांक का। ये बता रखा है आपको ऐसा कैसा करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, हाइजेनबर्ग के अनुसार सही संबंध है। हाइजेनबर्ग के अनुसार सही संबंध है, ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है। इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन पैदा करने के लिए क्या करता है, वैल्यू रख देता है। इसमें तो आपसे डायरेक्ट रिलेशन पूछा है तो डायरेक्ट ही अपने करना है। हाइजेनबर्ग ये कहता है कि एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और समय की गणना नहीं कर सकते हम लोग, है ना। पोजीशन और एक्सेलरेशन दोनों की एक साथ कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप समय गिनने जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को भगाना पड़ेगा, तो स्थिति अनिश्चित हो जाएगी। और अगर एक स्पेसिफिक पोजीशन आप उसकी लेते हैं तो उसका वेग 0 करना पड़ेगा, तो समय अनिश्चित हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो रिलेशन उसने दिया था वो दिया था डेल्टा एक्स उसकी स्थिति में अनिश्चितता है, इनटू डेल्टा पी उसके समय में अनिश्चितता है। यह रिलेशन होता है इक्वल्स टू ग्रेटर देन NH अपॉन 4 पाई। ये 4 पाई याद रखना, क्या याद रखना? 4 पाई याद रखना, क्योंकि 4 पाई और 2 पाई में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मार साहब ने 4 पाई बताया कि 2 पाई बताया था, भयंकर वाला कंफ्यूजन होता है। तो शुरुआत में तो आप लगा देते हो 4 पाई, और जब पेपर करने के बाद फालतू बैठे रहते हो तो वापस निकाल के फिर 2 पाई लगा के आते हो। तो हाइजेनबर्ग में याद रखना क्या लगाना है? 4 पाई लगाना है। क्या लगाना है? 4 पाई लगाना है। अच्छा, एक रिलेशन मैंने बताया था आपको, बोर वाला याद हो तो। बोर ने यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसके लिए इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग का मान, यानी MVR का मान NH अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यहां से कंफ्यूजन पैदा होता है, ये कंफ्यूज करता है कि सर ने एक रिलेशन बताया जिसमें NH अपॉन 2 पाई था, और देखो NH यहां आ रहा है, NH यहां भी आ रहा है, कि नहीं आ रहा है।
लेकिन हाइजेनबर्ग में यहाँ पे क्या आता है, 4 पाई आता है, और यहाँ पर जो उसका कक्षीय कोणीय संवेग है उसमें यहाँ पर क्या आता है, 2 पाई आता है। तो दोनों को सेपरेट रखना, मिक्स मत कर देना वरना बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर पहला ही मिल गया आपको, तो ये मिल गया। बाकी तो m डेल्टा वी NH/2 पाई गलत है, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी, इसका m ही गायब है, देखो m ही नहीं है इसमें, डेल्टा x इंटू m, इसका v गायब है, तो ये सारे के सारे गलत हो गए। तो इसका राइट आंसर चला गया पहला, डेल्टा x इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू NH/4 पाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्या हो गया, सेलेक्ट। हो गया, देखो चटा क्वेश्चन आ गया। बोर के अनुसार कोश की त्रिज्या होती है, अब ये डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट बताना है आपको, कोश की त्रिज्या कितनी होती है। कोश की त्रिज्या का मान होता है, इसमें कुछ भी नहीं सीखना है आपको, इसमें कुछ भी नहीं सीखना है, आर का वैल्यू याद रखना है। क्या रखना है, 0.529 इंटू n² एंगस्ट्रोम, डायरेक्ट याद रखना है। n² कहाँ है, सेकेंड वाला, r बराबर 0.529 इंटू n²/z। अब देखो n²z² किसी में नहीं आता, न ऊर्जा में आता है न वेग में आता है, दूसरा ये तो सही है। तीसरा z²/n किसी में नहीं आता, n और z किसी में नहीं आता, राइट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड वाला, r = 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रोम इसका सही आंसर है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू बोर व्हाट इज द रेडियस ऑफ शेल, तो इसका आंसर हो गया r = 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रोम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सी क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास की जानकारी देती है। देखो सुनो मेरी बात, पहली क्वांटम संख्या मुख्य क्वांटम संख्या, जो आपको मुख्य ऊर्जा स्तर के बारे में बता दी, यानी कोश के बारे में बता दी। दूसरी क्वांटम संख्या है दिगंशी या एजीमुथल क्वांटम नंबर, वह आपको बताता है उपकोश के बारे में। किसके बारे में, उपकोश के बारे में। अब तीसरी क्वांटम संख्या आ जाती है जो आपको दो जानकारियां देती हैं, एक देती है कक्षक की, कि जो उपकोश है उसमें कितने कक्षक हैं, और दूसरा उस कक्षक का अभिविन्यास बताती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कक्षक भी बताती है और कक्षकों का अभिविन्यास भी बताती है, ओरिएंटेशन भी बताती है। ठीक है ना, तो जो ऑर्बिट ओरिएंटेशन है उसको डिफाइन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो इसका राइट आंसर है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये बता भी रखा है आप लोगों को पहले से, चुंबकीय क्वांटम संख्या इसका सही आंसर है। ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है, कोश के बारे में, शेल के बारे में। किसके बारे में, शेल के बारे में। दिगंशी क्वांटम संख्या आपको बताती है सब शेल के बारे में, उपकोश के बारे में, जो S, P, D और F होते हैं। ये चार उपकोश होते हैं। F के बाद में अगर लगाना चाहो तो F के बाद जो अल्फाबेटिकल में आता है, कौन आता है F के बाद, GHIJ के जो भी आता है लगाते चलो। ठीक है ना, और उसके बाद में चुंबकीय क्वांटम संख्या आपको बताती है ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट बोले तो कक्षक, और उसका अभिविन्यास भी बताती है। और चक्रण क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा बताती है, चक्रण की दिशा बताती है चक्रण क्वांटम संख्या, कि क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है ना, दक्षिणावर्त घूम रहा है या वामावर्त घूम रहा है, अपने अक्ष पर चक्रण की दिशा बताती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। एक कुल मिला के आपके पास चार क्वांटम संख्याएं होती हैं जो आपको विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं, सारी जानकारी आपको देती है ये। ठीक है,
तो बढ़िया क्वेश्चन है ये, और मेरे ख्याल से पिछले साल पूछा भी गया था ये जेट में। कौन सी क्वांटम संख्या कक्षकों के अभिविन्यास के बारे में बताती है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या है। अगर कोश के बारे में पूछे तो मुख्य है, और उपकोश के बारे में पूछे तो दिगंशी है, और इलेक्ट्रॉन के चक्रण की दिशा पूछे तो चक्रण क्वांटम संख्या आप बता देना, वो तो डायरेक्ट रिलेशन है। इलेक्ट्रॉन का चक्रण कौन बताता है? चक्रण क्वांटम संख्या, नाम से पता चल रहा है उसका। तो ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, कॉपर का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आपको पता है कि क्रोमियम है, एक क्रोमियम है, एक मोलिब्डेनम है, और एक टंगस्टन है। तीन तो ये है, एक कॉपर है, एक एजी है, और एक ये है। ये 6 परमाणु हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, जो आफबो सिद्धांत से अपवाद प्रदर्शित करते हैं। आफबो जो थ्योरी है उससे एक्सेप्शन शो करते हैं। इनमें क्या होता है कि जो D4 होता है वो कन्वर्ट हो जाता है D5 में, ठीक है ना, और S2 कन्वर्ट हो जाता है S1 में, ठीक है। और ये वाला जो पैटर्न है कॉपर AgAu का, इसमें D9 कन्वर्ट हो जाता है D10 में, और S2 कन्वर्ट हो जाता है S1 में। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आफबो सिद्धांत से लिखते हैं तो आपके पास आंसर आता है ये वाला, ठीक है, जो पहला ही ऑप्शन होता है हमेशा। जैसे ही आप कॉपी में लिखना शुरू करते हैं रफ पेज में, वैसे ही सबसे पहले आपके पास ये वाला आंसर आएगा। लेकिन ये इसका आंसर नहीं है, ये अपवाद है आफबो सिद्धांत का। और इसमें क्या होता है, एस का इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाता है तो डी में तो 10 हो जाता है, पूर्ण पूरित कक्षक हो जाता है, और एस अर्धपूरित रह जाता है, एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है। तो आपको इसका आंसर लगाना है 3d10 4s1। अरे एस का एक इलेक्ट्रॉन चला गया ना यहाँ पे, तो 3d10 लिख के दिखाऊं। देखो ये कॉपर का आप लिखेंगे कितना होता है, 29 होता है, यही होता है। अक्रिय गैस कौन सी आएगी, आर्गन आएगी। उसके बाद में 3d9 4s2, ये तो नियम कायदे से हो गया। अब यहाँ पर इसको पूर्ण पूरित करने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए एस का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। इसका राइट आंसर होगा आर्गन 3d10 4s1। इसका सही आंसर है आर्गन 3d10 4s1। याद रखना इसको। क्रोमियम मोलिब्डेनम टंगस्टन में D4 D5 में कन्वर्ट होगा, और कॉपर AgAu में D9 D10 में कन्वर्ट होगा, ये याद रखना। ये 6 के 6 आफबो सिद्धांत के अपवाद है। एक और अपवाद है लेकिन उसको पूछा नहीं जाता है, पैलेडियम है 46 वाला। जो पैलेडियम है PD46, उसमें D8 जो है वो डायरेक्ट चला जाता है D10 में, और जो S2 है वो S0 हो जाता है। लेकिन ये पूछा नहीं जाता है आपसे इन 6 में से, यानी 6 में से भी कहीं 4 में से पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। अगला है अष्टक सिद्धांत दिया था गुलबर्ग वागे 9, इसने तो लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था, इसने दिया था लॉ ऑफ मास एक्शन LMA। पावले ने दिया था हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। संकरण दिया था इसने। लुईस और कोशेल ने दिया था। ये किसने दिया था? लुईस और कोशेल ने दिया था, और डाल्टन ने तो अलग दिया था। ऑक्टेट थ्योरी, ऑक्टेट थ्योरी, लुईस एंड कोशेल। ऑक्टेट थ्योरी जिसने दिया उनका नाम था लुईस एवं कोशेल। गुलबर्ग और वागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, हिंदी वाले लिख लेना, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, क्रिया नियम। यह संकरण इसने दिया पाओली ने, और इसने दिया ऑक्टेट थ्योरी। तो इसका सही आंसर है लुईस और कोशेल, लुईस और कोशेल।
डोल्टन ने तो आगे से ही दिया था। सर जॉन डोल्टन ने क्या किया था? अरे परमाणु सिद्धांत दिया था, एटॉमिक थ्योरी, परमाणु सिद्धांत दिया था डोल्टन ने। परमाणु की खोज का श्रेय किसको दिया जाता है? डोल्टन को दिया जाता है। सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाला डोल्टन ही था, ठीक है ना। तो परमाणु को डोल्टन का परमाणु सिद्धांत आप पढ़ते हैं, शुरुआत ही यहीं से करते हैं केमिस्ट्री की। अगर महर्षि कणाद को छोड़ दिया जाए तो केमिस्ट्री की शुरुआत जो परमाणु के बारे में बात करता है वो सर जॉन डोल्टन ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, XeF4 में संकरण होगा। XeF4 में संकरण होगा। मुझे बताओ कि Xe क्या है? जीनोन है, और जीनोन के बारे में आप जानते हैं नोबल गैस है ये। कौन सी गैस है? नोबल। और हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए तो पूरी दुनिया की जितनी भी नोबल गैस हैं उसके बाहरी कोश में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। इसका मतलब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अरे नोबल गैस बोलते ही इस वजह से हैं कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। बाकी के परमाणु जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, त्यागते हैं या ग्रहण करते हैं, वो ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए तो करते हैं, है ना। और नोबल गैस का जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये तो आपको पता है कि हर नोबल गैस में बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। तो सबसे पहले तो जीनोन लिख लो। लिख लिया भाई? ये जीनोन। और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8। उसमें से 4 बंद बनाने में चले गए। अरे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनेगा ना, तो कितने बॉन्ड बने? 4। लो भाई, ये 4 बॉन्ड बनाने में चले गए। अब कितने और बचे? 4 और बचे। तो 4 और बचे तो कितने लोन पेयर आएंगे? अरे 2। कितने लोन पेयर आएंगे? 2 लोन पेयर आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 4 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर। टोटल कितने हो गए? ये 6। कितने हो गए? 6। अब 6 हो गए तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, जो संकलन होगा, उसमें 6 कक्षक दिखने चाहिए, 6 ऑर्बिट दिखने चाहिए। आपको पता है sp3 में कितने हो गए? 4। अरे 3 तो p में रह गए, इसमें कितने हो गए? 4। बचे कितने? 2। D2 लगा दो, हो गए 6। अगर एक और होता तो क्या हो जाता? D3। कितना हो जाता? D3। अगर एक कम होता तो यहां क्या रह जाता? D। जैसे एक और मैं क्वेश्चन दे देता हूं इसी पैटर्न का, XeF2 जीनोन डाइफ्लोराइड, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अच्छा बताओ सिग्मा बॉन्ड बनाने में कितने गए? 2। तो बचे कितने? 6। लोन पेयर कितने बनेंगे? 3। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। भाई 2 तो सिग्मा है, फ्लोरीन ने बना रखे हैं, प्लस 3 लोन पेयर हैं, तो टोटल हो गए 5। लिखोगे sp3। 4 हो गए, 3 p के 1 s का, बचा कितना? 1। ये रहा D। तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। एक और दे देता हूं। सपोज करो उसने कहा कि XeF6, बताओ इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना है? तो मुझे बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 6 सिग्मा प्लस, अब 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर। टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। 7 6 और 1 7 हो गए। तो एक तो लिखो sp3। कितने बचे? 3। क्या लिख दोगे? D3। ऐसे निकलेगा इसमें संकरण, ठीक है ना। तो इस पैटर्न का कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्या करना है कि कितने फ्लोरीन जुड़े हुए हैं वो सारे सिंगल सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होंगे, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचे उनके जोड़े बना देना,
जितने जोड़े आए उसको सिग्मा बॉन्ड मान के हाइब्रिडाइजेशन निकाल देना। बहुत आसान सा क्वेश्चन इसका आता है, निकल जाएगा आराम से, मुझे नहीं लगता इसमें कोई परेशानी आएगी किसी को, है ना। XeF2, XeF4, XeF6। XeF2 में संकरण होता है sp3d, XeF4 में संकरण होता है sp3d2 और XeF6 में संकरण होता है sp3d3। ये संकरण होता है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, लिख लिया है, चलो। H2O अणु में बंध कोण कितना होता है, यानी जल में बंध कोण कितना होता है। चलो सुनो मेरी बात, बंध कोण निकलता है संकरण से। किससे निकलता है? संकरण से, हाइब्रिडाइजेशन से। आपको पता है कि अगर sp संकरण होता है, कौन सा संकरण होता है, लग जा रहा, अगर sp संकरण होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 180, ठीक है ना। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 120। चेंज हो गया क्या? अगर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, अगर sp2 हुआ तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और अगर sp3 हुआ, कौन सा हुआ? sp3, तो बॉन्ड एंगल आएगा 109 डिग्री 28 मिनट। अब मामला गड़बड़ है, ये तो तब है जब चारों बॉन्ड सिग्मा हो। चारों बॉन्ड क्या हो? सिग्मा हो, लोन पेयर ना हो। आप हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर भी गिनते हैं। तो इसके लिए एक थ्योरी आती है जिसका नाम है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, VSEPR थ्योरी, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। सिद्धांत का नाम है, पूरी लाइन नहीं है, सिद्धांत का नाम है संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। सिद्धांत ये कहता है, गिलेस्पी नाइहोम ने दिया था। ये किसने दिया था? गिलेस्पी एंड नाइहोम। ये सिद्धांत नहीं याद रहे, कोई माथे में मत गुजरो, नहीं याद रहे कोई बात नहीं पूछेगा इसको, आपको तो केवल इसका इफेक्ट याद रखना है। ये यूँ कहता है कि संकरण के दौरान अगर सारे बंध सिग्मा बन रहे हैं, सपोज करो sp3 संकरण है और ये sp3 चारों सिग्मा बंध की वजह से हैं, sp2 संकरण है तीनों सिग्मा बंध की वजह से हैं, sp संकरण है दोनों सिग्मा बंध की वजह से हैं, sp3d है पांचों सिग्मा बंध है, sp3d2 है 6 के 6 सिग्मा बंध है, और sp3d3 है सातों के सातों सिग्मा बंध है। तो अणु की ज्यामिति वही होगी जो रेगुलर है, जो बता रखी है, और बॉन्ड एंगल भी वही होगा। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्ड घटे और लोन पेयर बढ़ा, तो यहां पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन अप्लाई हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे सपोज करो एक CH4 है, क्या है? CH4। अब CH4 में चारों बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा है। चार बॉन्ड कैसे हैं? सिग्मा। तो वह कहता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर होगी रेगुलर होगी, यानी ये कार्बन होगा, उसमें एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन, और इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा, चतुष्फल की ज्यामिति बनेगी। कैसी बनेगी? चतुष्फल की। संकरण हो गया sp3, तो फिर बॉन्ड एंगल का मान वैल्यू कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। रेगुलर है, इतना ही होगा, कोई रिपल्सन काम नहीं कर रहा इसमें, सामान्य है ये। लेकिन अगर मामला ऐसा आता है, कैसा आता है? NH3 के जैसा। अब NH3 में क्या होता है? देखो, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। नाइट्रोजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। 5 में से 3 चले गए बॉन्ड बनाने में, तो एक लोन पेयर बच गया ना, तो इसमें एक लोन पेयर बच गया।
अब बचने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर आता है उसमें क्या होता है, यहां पे लोन पेयर होता है, यहां पे क्या होता है, लोन पेयर होता है, और बाकी हाइड्रोजन ऐसे इसके साथ अटैच रहते हैं। अब होता क्या है कि जो लोन पेयर है ये तो खुला सांड है, क्या है ये, खुला, ये तो किसी के साथ बाउंड ही नहीं है, बंधा हुआ नहीं है, खुला है। तो ये क्या करता है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करता है, धक्का मारता है, क्या करता है, धक्का मारता है, और धक्का मार, ये तो लोन पेयर है और ये बंधे हुए इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इनमें रिपल्सन शुरू हो जाता है, और रिपल्सन शुरू होगा तो यहां से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, और अगर ये यहां से सिकुड़ना शुरू हुआ तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर बॉन्ड एंगल घटेगा तो NH3 में वैल्यू रह जाएगा 107 डिग्री 45 मिनट। कितना रह जाएगा, 107 डिग्री 45 मिनट। रट के जाना, ये होता है CH4 में, इसमें होता है CH4 में, ये होता है NH3 में। आगे देखो सेकेंड एग्जांपल इसका H2O। अब ध्यान से देखो, H2O में ये आपका ऑक्सीजन परमाणु है, और ऑक्सीजन परमाणु के साथ कौन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 लोन पेयर इसके पास रहेंगे, रहेंगे। तो अब तो यहां पर नाटक और बड़ा हो जाएगा। नाटक क्या बड़ा हो जाएगा, ध्यान से देखना इसको। ऑक्सीजन में यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन हो गया, चलो दोबारा बताते हैं। ये ऑक्सीजन, यह हाइड्रोजन और यह हाइड्रोजन हो गया, और इसका एक जो हाइब्रिड ऑर्बिट है और एक ये रहा हाइब्रिड। ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, बॉन्ड पेयर। देखो लोन पेयर, लोन पेयर, पहले तो ये झगड़ेंगे आपस में और दोनों ही खुले हैं, ये झगड़ेंगे, और फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये झगड़ेंगे। तो ये बॉन्ड एंगल का जो वैल्यू है और कम हो जाएगा, और धक्का मारेगा ये, और ये वैल्यू रह जाएगा 104 डिग्री 5 मिनट। कितना रह जाएगा, 104 डिग्री 5 मिनट। इसकी जगह ऑप्शन ये भी आ सकता है 104 डिग्री 27 मिनट, एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में ये मिलता है तो इसको लगाना है, नहीं मिलता है तो फिर ये मिलेगा 100%, ठीक है। मैक्सिमम टाइम ये मिलेगा आपको, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता है तो इसको ढूंढ लेना 27 को। हो गया, चलो आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन है, संकरण का सिद्धांत दिया था, अभी अभी बता के निपटा, पावली ने दिया था भाई। किसने दिया था, किसने दिया, किसने दिया था रे, कितने के निकल गए, हाँ पावली ने दिया था। किसने दिया था, पावली ने दिया था। डाल्टन ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत। प्लांक ने क्या दिया था, क्वांटम सिद्धांत। बोर ने क्या दिया था, परमाणु सिद्धांत। अरे बोर का परमाणु सिद्धांत तो एटॉमिक थ्योरी है बोर की। राइट आंसर है पावली। आगे बढ़ो। NH3 की ज्यामिति होती है चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय होती हैं CH4 की, याद रखना। किसकी होती हैं, CH4 की। वर्ग समतलीय किसकी होती हैं, वर्ग समतलीय किसकी होती है। वर्ग समतलीय का मतलब ये हो गया कि यहां पे कोई एटम है और एक ही प्लेन में ये चले गए,
वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है जिसका संकरण DsP2 होता है। क्या होता है? DsP2। और इसके अलावा वर्ग समतलीय ज्यामिति होती है SF4। SF4 याद रखना इस एग्जांपल को, ये वर्ग समतलीय है। ठीक है, कौन सी है? वर्ग समतलीय। इसके अलावा एक और है जिसके ज्यामिति वर्ग समतलीय होती है, उसका नाम है XeF4। अभी अभी आया था ना क्वेश्चन XeF4, उसकी ज्यामिति कैसी होती है? वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, त्रिकोणीय, ट्राइगोनल। तो वर्ग समतलीय किस किस की होती है? SF4 और XeF4। त्रिकोणीय होती है NH3 की। किसकी होती है? NH3 की। ठीक है ना, पिरामिडल किसी की नहीं होती, पिरामिडल किसी की नहीं होती। पिरामिडल के साथ कुछ आएगा तो वो होगी। इसको ट्राइगोनल बोलते हैं भाई। ट्राइगोनल, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। हो गया? चलो आगे बढ़ो, बिगाड़ दूं? अगला क्वेश्चन, किसी भी धनायन की त्रिज्या वास्तविक परमाणु से किसी भी कैटायन का जो रेडियस होता है वह उसका जो न्यूट्रल एटम है उसके कंपेयर में ज्यादा होता है, कम होता है? हाँ, अरे कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इसका आंसर है कम होती है। तो बताओ क्या होती है? कम होती है। और ऋणायन की अधिक होती है। बस दो बातें याद रखनी है, धनायन की कम होती है, ऋणायन की ज्यादा होती है। कारण मैं क्लास में बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, अगला, विद्युत ऋणता की इकाई होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पहला है किलो कैलोरी प्रति मोल, दूसरा है किलो जूल प्रति मोल, ये तो ये एक ही बात है। तीसरा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये है तो ये भी होती है, ये भी होती है। या तो ये तीनों सही है या फिर ये सही है। चौथा आंसर सही है। अरे भाई, इलेक्ट्रॉन बताया मैंने आपको, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यूनिटलेस होती है। मैंने कहा था कंपैरिजन है वो। क्या है? कंपैरिजन। जैसे परावैद्युतांक की इकाई नहीं होती ना, वैसे ही अपवर्तनांक की इकाई नहीं होती ना, वैसे ही विद्युत ऋणता की कोई इकाई नहीं होती। विद्युत ऋणता क्या होती है? यूनिटलेस। क्या होती है? यूनिटलेस। कभी इकाई नहीं होती इसकी। ये तीनों इकाइयां किसकी हैं? अरे आयरन विभव की। आयरन विभव बोल दो, आयरन एंथैल्पी बोल दो। हाँ, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बोल दो। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आयरन विभव या आयरन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की इकाई है सारी की सारी। ठीक है, तो अगर इनकी पूछे तो इनमें से कोई सी वजह सब सही है, और अगर विद्युत ऋणता की पूछे तो आंसर आएगा कोई नहीं। क्या आंसर आएगा? कोई नहीं। लिख लिया?
लिख लेना है। इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इंग्लिश वालों, इंग्लिश में बोलते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है ना, ये होती है। आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ो। सबसे प्रबलतम अपचायक धातु है, सबसे प्रबलतम अपचायक धातु का नाम है, हाँ अरे रटा रटाया रखो यार, लिथियम है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आता है, विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर आता है, तो इसका राइट आंसर है लिथियम। सेकंड पोजीशन पे कौन है? सीजियम। कौन है? सीजियम। फर्स्ट पोजीशन पे लिथियम है, जो एक एक्सेप्शन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। निम्न में से संक्रमण धातु नहीं है। विच मेटल आर नॉट अ ट्रांजिशनल मेटल? कॉपर, कैडमियम, एजी, एयू। हाँ सेकंड वाली, मैंने कहा था ना आपसे, जिंक, जिंक, कैडमियम और मरकरी, और कभी गलती से खोजा गया तो परमाणु क्रमांक 112 वाला जो एलिमेंट खोजा जाएगा, ये संक्रमण धातुएं नहीं, ये नॉन ट्रांजिशनल मेटल है, नॉन ट्रांजिशनल मेटल है ये। बाकी डी ब्लॉक में जितनी भी मेटल आती हैं वो सारी की सारी ट्रांजिशनल मेटल है, संक्रमण धातुएं हैं। ठीक है ना, तो कैडमियम मिल गया आपको, इसका राइट ऑप्शन है कैडमियम। हो गया, आगे बढ़े। अगला रसायन जो विनिमयशील, आगे क्षारीय धातु व्यवहार करती हैं। क्षार धातु का मतलब हो गया एल्कलाइन मेटल। कौन हो गया बच्चों? एल्कलाइन मेटल। एल्कलाइन मेटल किसके जैसे व्यवहार करते हैं? आंखें बंद करके लिखो, जैसे ही मेटल आती हैं समझ जाओ ये रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग, अपचायक है। क्या है? अपचायक। एस ब्लॉक की सारी धातुएं अपचायक हैं। एस ब्लॉक की सारी धातुएं क्या है? अपचायक है। एस ब्लॉक कंप्लीटली रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक है। वो चाहे क्षार धातु हो या क्षारीय मृदा धातु हो, कोई से भी हो, एल्कलाइन मेटल हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो, दोनों ही परिस्थितियों में दोनों ही तरह की धातुएं हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में वर्क करती हैं। किसके फॉर्म में वर्क करती हैं? रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में वर्क करती हैं या अपचायक के फॉर्म में वर्क करती हैं। अगर इसी के कंपेयर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो अधातुएं होती हैं, नॉन मेटल होती है, किसकी भांति काम करती हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी ऑक्सीकारक के रूप में। किसके रूप में? ऑक्सीकारक के रूप में। तो ऑक्सीकारक के रूप में नॉन मेटल, अधातु। ये तो गलत है, ठीक है ना। तो अगर अधातु आ गया तो ऑक्सीकारक के रूप में, और धातु आ गया तो अपचायक के रूप में। ठीक है, मेरे ख्याल से लिख लिया। किसी को सर्दी वर्दी तो नहीं लग रही है? गर्मी तो ठीक, अब गर्मी में तो गर्मी लगेगी ना। गर्मी में गर्मी लगे ये तो होने वाली बात है ना, ये तो अच्छी बात है। सर्दी वर्दी लगे तो उल्टा काम हो गए, तो बता देना भाई।
अगला, चने के बीजों में छोड़ो। एक ही समूह के तत्व की विशेषता निम्न द्वारा बताई जाती है। एक ही समूह में है यानी एक वर्ग में है। किसमें है? एक वर्ग में। ऐसे अप टू डाउन इसी में चलना है हमने, एक वर्ग में। आपको पता है, क्या पता है आपको? एक वर्ग में वही तत्व रखे जाते हैं, एक ग्रुप में वही तत्व रखे जाते हैं जिनके बाहरी कोष में एक जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं। सही बात है, सही बात है। कैसे? जैसे मैंने लिथियम लिखा, इन सबके बाहरी कोष में ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका। यानी बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा वर्ग डिसाइड होता है। बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा क्या डिसाइड होता है? वर्ग डिसाइड होता है, याद रखना, ठीक है। तो बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा वर्ग डिसाइड होता है। आयनन विभव तो लगातार बदलता है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घटता है। क्या होता है? घटता है, डिक्रीज होता है। विद्युत ऋणता घटती है। आयनन ऊर्जा वही है, आयनन विभव घटता है। ये समान रहता है। क्या रहता है? समान रहता है। तो किसी भी वर्ग में जितने भी धातुएं या अधातुएं, जितने भी तत्व आते हैं, उन सबके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं, ठीक है। बाकी सब घटते ऊपर से जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर बढ़ते हैं। लिख लिया? लिख लिया। ये तो पता होगा आपको, जेम और जेली के परीक्षण में कौन से, परीक्षण नहीं है, परिरक्षण है ये, सही कर लेना इसको। प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में रासायनिक परिरक्षक का प्रयोग करते हैं। कौन से रासायनिक परिरक्षक? परीक्षण नहीं है, परिरक्षक। यानी जेम और जेली जो होती हैं, आती है ना मार्केट से, किसान जेम। जेम और जेली के लिए जो प्रिजर्वेशन है, प्रिजर्वेशन यानी उसके प्रोटेक्शन में, क्योंकि आपको 6 महीने तक खाना है उसको, है ना। सॉस जब आप घर पे लाते हो, टोमेटो सॉस, उसको आप बहुत लंबे समय तक कंज्यूम करते हो। अचार लाते हो, बहुत लंबे समय तक कंज्यूम करते हो। ऐसा थोड़ी कि आज लाए कचौड़ी की तरह भी खाना है ना। वो तो लेके आ गए, आपको महीने भर तक खाना है उसको। तो उसके परिरक्षक यानी प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव यानी कंटामिनेट होने से बचाने के लिए, या उसको दूषित होने से बचाने के लिए, कंटामिनेशन नहीं हो जाए, माइक्रोब्स नहीं आ जाए, सड़न पैदा नहीं कर दे, इससे बचाने के लिए जेम और जेली में डाला जाता है सोडियम बेंजोएट। क्या डाला जाता है? सोडियम बेंजोएट। कहाँ गया रे यार? सोडियम बेंजोएट क्या डाला जाता है? और आपको पता होना चाहिए कि जो सोडियम बेंजोएट होता है ना, इसका अगर थोड़ा सा क्वांटिटी ज़्यादा चला जाए, या आपकी बॉडी में अगर ये स्टोर होने लगे, तो इससे न्यूरो डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है? न्यूरॉन से संबंधित। हाथों में वाइब्रेशन होने लगता है, पैरों में वाइब्रेशन होने लगता है, जो सोचने, थिंकिंग पावर है वो कम हो जाती है, डर पैदा हो जाता है अंदर से। तो सोडियम बेंजोएट जो होता है वो डिप्रेशन लाता है बॉडी में। क्या लाता है? डिप्रेशन। तो मेरी सलाह है कम यूज करें आप। मार्केट के जो जेली है और जो सॉस वगैरह है, इनका उपयोग कम करें आप। घर पे टमाटर की चटनी बनाएं। अगला क्वेश्चन, पानी का मोलर द्रव्यमान सबको पता है 18.02 ग्राम प्रति लीटर होता है। अरे पता है सबको? मोलर मास
मोलर मास 18.02 ग्राम पर मोल। ये किसका होता है? CO2 का। ये किसका होता है? CH4 का। ये किसका होता है? किसका होता है? किसी का नहीं होता। किसका होता है? 20 तो किसी का ही नहीं होता। NH3 का कितना होता है? NH3 का कितना होता है? अरे जोड़ दो ना यार, नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 17। छोड़ना ही थे। मोलर मास का मतलब परमाणु अणुभार है ना, अणुभार। तो H2 का हो गया, NH3 का हो गया, CO2 का हो गया, CH4 का हो गया। और बस ठीक है। चलो, उष्माशोषी अभिक्रिया के लिए एंडोथर्मिक, उष्माशोषी बोले तो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसके लिए डेल्टा एच का वैल्यू क्या होता है, यह पूछा है इसने। डेल्टा एच ऋणात्मक होता है या धनात्मक? डेल्टा ई ऋणात्मक होता है, डेल्टा एच धनात्मक होता है, डेल्टा एच शून्य होता है। देखो, डेल्टा एच ऋणात्मक, डेल्टा ई ऋणात्मक। सुनो मेरी बात। बोर जब हम लोग पढ़ते हैं बोर, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर लोअर शेल से हायर शेल में जाता है, n = 1 से n = 2 में जाता है, तो उस टाइम क्या करता है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। करता ही नहीं करता है? करता है। और उस समय डेल्टा ए का जो वैल्यू आता है वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। क्या आता है? पॉजिटिव। तो हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा ई का मान धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। कहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अरे मिल रहा है क्या? कहीं नहीं मिल रहा है। तो फिर डेल्टा ई की जगह क्या देखो? डेल्टा एच, हीट। हीट। आपको पता है कि अगर कोई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके टेम्परेचर में क्या होगा? इजाफा होगा या कमी आएगी? इजाफा होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो धनात्मक आएगा। क्या आएगा? धनात्मक। तो उष्माशोषी अभिक्रियाओं में डेल्टा एच का मान हमेशा क्या होता है? न। अरे हीट बढ़ता है। हीट क्या होता है? बढ़ता है। आप 10 मिनट बाहर खड़े होकर देख लो, पता चल जाएगा कि धनात्मक हुआ ऋणात्मक हुआ, है ना। अगर किसी को डाउट हो कि हीट एब्जॉर्ब करने से हीट में इंक्रीमेंट होता है, तो बाहर खड़े हो जाओ 10-1 मिनट के लिए। केशवपुरा चौराहे की थोड़ा उधर जाके खड़ा हो जाना, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। डेल्टा एच क्या होता है? धनात्मक होता है। अगला, प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। किसका है? किसका है? एथाइन का बहुलक है। कोई नहीं है। ब्यूटाडाइन का बहुलक है ब्यूनाइन रबर आइसोप्रीन। आइसोप्रीन यहां लिख लेना, इसका आईयूपीएसी नाम भी लिख लेना, 2-मेथिल 1,3 ब्यूटाडाइन का। आइसोप्रीन की जगह 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन भी आ सकता है ऑप्शन में, याद रखना। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का या 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन का। ठीक है। अच्छा, जो नेचुरल रबर होता है, नेचुरल रबर, उसको पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पॉली आइसोप्रीन। ठीक है ना। तो आइसोप्रीन का पॉलीमर है ये। चलो आगे बढ़ो।
कोलाइडी विलेनों में टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से, पता है ना सबको, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश का अवशोषण मतलब ही नहीं है, प्रकाश का परावर्तन होता ही नहीं है, विद्युत आवेशित कणों की उपस्थिति होता ही नहीं है, प्रकीर्णन हो जाता है। अगला देखो, कार्बनिक यौगिकों में उपस्थित असंतृप्तता की जांच के लिए बेयर अभिकर्मक का यूज करते हैं, रट के चले जाना। किसका यूज करते हैं? बेयर का। शिफ अभिकर्मक यूज आता है, शिफ, टोलेन, फेलिन, तीनों अभिकर्मक काम आते हैं एल्डिहाइड कीटोन के डिफरेंस में। एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों में अगर डिफरेंस करना हो तो इन तीनों में से किसी का भी यूज कर लो। लेकिन अगर आपको असंतृप्तता यानी अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन का आपने टेस्ट करना है, जांच करनी है, तो फिर आप बेयर रिएजेंट का यूज करेंगे। BAYER, बेयर रिएजेंट, बेयर अभिकर्मक का यूज करेंगे आप। अब सुनो, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है कि सरसों के तेल में असंतृप्तता की जांच की जाती है या अनसैचुरेशन की जांच की जाती है सरसों के तेल में, बेयर एजेंट से करेंगे। तो क्या करेगा, जैसे बेयर एजेंट डालेंगे वॉयलेट कलर हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? वॉयलेट कलर हो जाएगा। तेल का रंग कैसा होता है? येलो कलर होता है भाई। वो तो आजकल तो सफेद आने लग गया, तेल का आ रहा है, पानी आ रहा है। सचमुच तेल हो तो लगभग येलो थोड़ा सा कलर होता है उसमें फैट की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। कीटोन एवं हाइड्रोजन साइनाइड में साइनोहाइड्रिन का बनना लिखा रखा है ऐसा कैसे? साइनोहाइड्रिन का बनना किसका उदाहरण है? पहला ऑप्शन इसका इलेक्ट्रोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सेकंड है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तीसरा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और चौथा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताओ, साइनोहाइड्रिन का बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बी, रट के जाओ इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नार, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बिल्कुल यही क्वेश्चन लिखा रखा है। साइनोहाइड्रिन का बनना किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही योगात्मक, हिंदी में बोलते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक किसकी है बताओ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एल्कीन। ये एल्कीन की पर्टिकुलर रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताओ किसकी है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन बताई थी मैंने आपको, एल्किल एलाइड की। SN1 SN2 नहीं बताई थी क्या? बताई थी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो थी, है ना? इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन किसकी है बताओ? एरोमेटिक की, एरोमेटिक कंपाउंड। कुछ तो याद है तुम्हें? फ्रीडल क्राफ्ट बताई थी इसमें, है ना? नाइट्रीकरण बताया था आपको, बताया था ना? तो वो सारी की सारी बताई थी। फिनोल शो करता है ना? और कौन शो करता है? C6H5X। और कौन शो करता है? C6H5NH2। नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, सब शो करते हैं। हाँ, चलो आगे बढ़े।
लिख लो लिख लो। हो गया। संक्रमण धातुएं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, रट के जाना इसको। संक्रमण धातुएं ट्रांजिशनल मेटल चेंजेबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, ठीक है ना। राइट आंसर है चेंजेबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, बाकी तो कोई मतलब नहीं है। एक ही स्टेटमेंट याद रखना है, जितनी भी ट्रांजिशनल मेटल है संक्रमण धातुएं हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। ब्राउनियन गति की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने करी। आगे बढ़ो। निम्न में से कौन सी ज्यामिति DsP2 संकरण से संबंधित है? वर्ग समतलीय, लिख लो। वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर DsP2 से संबंधित है, स्क्वायर प्लेनर। कॉम्प्लेक्स में आती है, किसमें आती है? कॉम्प्लेक्स में आती है। इसमें आती है NiCO4 निकिल टेट्रा कार्बोनिल। इसमें क्या बनता है? ये निकिल हो जाता है, यहाँ कार्बोनिल होता है, यहाँ कार्बोनिल होता है, यहाँ कार्बोनिल होता है, यहाँ कार्बोनिल होता है, स्क्वायर प्लेनर बनती है ये। और हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2, ठीक है ना। चाहो तो एग्जांपल भी लिख लेना, NiCO4 इसकी होती है ये। ठीक है, चलो मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षकों की कुल संख्या है n बराबर 3। n बराबर 3, इसका मतलब l के 3 मान हो गए, 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गए। 0 का मतलब s, 1 का मतलब क्या हो गया p, और 2 का मतलब क्या हो गया d। d में 5 होते हैं, तो 5 तो ये है, 3 है, 1 ये रहा, जोड़ दो टोटल 9। नहीं आया समझ में? नहीं आया समझ? दोबारा समझाते हैं, दोबारा समझाते हैं। रुको 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 रुको, दोबारा समझाते हैं। देखो सुनो, मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना दे रखा है? 3। ये समझ में आ गया? ठीक है, n का मान अगर 3 हो तो l के 3 मान संभव है। कौन कौन से? एक 0, एक 1 और एक 2। आपको पता है हमेशा n इज ग्रेटर देन l होता है, तो बराबर तो हो नहीं सकते, 2 तक जाएगा। l का मान 1 है, इसका मतलब इसमें एक उपकोष है। कौन सा वाला? s वाला, जिसके लिए p होता है। p में p के लिए p वाला है, और d के लिए कौन सा वाला है? ये d वाला है। आपको पता है s में एक कक्षक होता है, p में 3 कक्षक होते हैं, px, py और pz होते हैं। d में dxy, dyz, dz स्क्वायर, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dzx। यह x z, x z, x और z, ये टोटल गिन लो। 5 तो ये हो गए, 3 ये हो गए और 1 ये हो गया। टोटल कितने हो गए? 9 हो गए। आंसर हो गया 9। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन। नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन आपको पता होना चाहिए। जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आता है, जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आता है, प्रतिस्थापन आता है, आप समझ जाओ अभिक्रिया किसकी है? एल्किल हैलाइड की। किसकी है? एल्किल हैलाइड की। और एल्किल हैलाइड की SN1 SN2 आप जानते हो, इसकी क्रिया किससे कराते हैं? KOH से कराते हैं। क्या बनता है? ROH बनता है। और क्या बनता है? KX बनता है। रटी रटाई अभिक्रिया है। कहाँ दिख रही है? ये रही। SN1 SN2 जाके पढ़ लेना, यही है। नाभिक स्नेह ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। डाइहाइड्रोजन गैस बनाने के लिए एसिटिलीन जब सोडियम सोडामाइड से अभिक्रिया करती है तो एसिटिलीन दर्शाती है। अरे हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो अम्लीय व्यवहार है। जहां भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा कौन सा व्यवहार है? अम्लीय व्यवहार है, एसिडिक नेचर है उसका। कहाँ है? ये अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। आंसर हो गया। जब जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है अम्लीय प्रकृति दर्शाता है, जब जब हाइड्रोक्साइड बाहर निकलता है क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। आप एक बात हमेशा याद रखना, एसिटिलीन सोडियम के साथ भी अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। किसके साथ? सोडियम के साथ। एसिटिलीन यानी एसिटिलीन का मतलब हो गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अगर इसकी क्रिया हम सोडियम से कराते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस यहां से छोड़ देती है और इसके साथ सोडियम जुड़ जाता है ना? तो अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। आप तो एसिटिलीन नाम जैसे पेपर में पढ़ो एसिडिक नेचर लगा दो उसका, यहीं से क्वेश्चन आता है। लिथियम निम्न में से किसके साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है? मैग्नीशियम के साथ। किसके साथ? मैग्नीशियम। क्या हुआ? लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इसके सामने बेरिलियम आएगा, फिर आएगा मैग्नीशियम। तो विकर्ण में चलोगे तो किसके साथ दर्शाएगा? मैग्नीशियम के साथ, है ना? बेरिलियम के बाद कौन आता है? बोरोन, एल्यूमिनियम। तो अगर बेरिलियम का पूछे तो किसके साथ दर्शाएगा ये? एल्यूमिनियम के साथ। क्रॉस में चलना है, विकर्ण का मतलब क्रॉस में चलना है। ठीक है ना? तो लिथियम क्रॉस में मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम क्रॉस में किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ दर्शाता है। ठीक है। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, पता रख लो, N-1 D1 to 10 NS 1 से 2। जहां भी मिले सही लगा देना, इसमें कहीं भी नहीं है ये है सही ऑप्शन, वो सारे गलत है। ठीक है, चारों ऑप्शन गलत है, ये सही है। ठीक है, अरे चारों ऑप्शन गलत है भाई, ये रट के जाओ, ये मिलेगा। चौथा है, अरे NP कहां से आ गया उसमें? इसको रट के जाओ, N-1 D1 to 10 NS 1 से 2। N-1 1 to 10 NS2, ये भी नहीं। N-1 D1 to 10 NS 1 से 2, ये किया जा सकता है, ये सही है। अब सही हो गया ये, तो अब इसको लगाया जा सकता है। ठीक है ना? मिसप्रिंट हो गई, वो छापने में गलती हो गई होगी। ठीक है, ये बता चुका मैं आपको दो बार। और है क्या? झाग प्लवन विधि निम्न से सांद्रण उपयुक्त होते हैं सल्फाइड एस्को के सांद्रण में। सल्फाइड झाग प्लवन विधि, फेन फ्लोटिंग मेथड। फेन फ्लोटिंग मेथड किसके लिए यूज आता है? सल्फाइड और के कंसंट्रेशन में।
सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण में, कंसंट्रेशन में कौन सी विधि यूज आती है? फेन फ्लोटिंग मेथड। फेन फ्लोटिंग का मतलब ये होता है कि जब आप उस चिड़ का तेल वगैरह डाल के, यूकेलिप्टस ऑयल डाल के उसमें डालते हो, तो जो और के जो पार्टिकल हैं वो तेल से भीग जाते हैं। अब तेल तो पानी में डूबेगा नहीं, कहाँ क्या होगा, तैरेगा, ऊपर झाग बन जाएंगे, तो झाग को निकाल के बाहर निकालो, सुखो लो, वो और आ जाएगा, सारा सारा अयस्क आ जाएगा। ये प्रोसेस है इसका, ठीक है ना। किसी पोषक तत्व की कमी से पौधे में पुष्पन, छोड़ो आगे बढ़ो। कोलाइडी कणों के नीचे बैठ जाने की क्रिया क्या कहलाती है? स्कंदन, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, ठीक है ना। स्कंदन सही आंसर है। नीचे बैठ जाते हैं, सारे इकट्ठे होकर नीचे बैठ जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं इसको। हो गया, आगे बढ़ो। नील और सेवाल नहीं है अपने, खत्म।